अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ज़बरदस्त होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जी, तो आज हम नज़म की तशरीह को सीखने जा रहे हैं। सबसे पहली बात आपको ये ख़्याल रखना है कि नज़म की तशरीह की जो तवालत है, जो लंबाई है नज़म के अशार की तशरीह करते हुए, वो 2 से 3 सफ़हात रखने हैं। दूसरी बात, सबसे पहले आपने हवाला नज़म तहरीर करना होता है। हवाला नज़म में 2 चीज़ें हैं, शायर का नाम है, नज़म का उन्वान है और इसको अलग अलग सतर में तहरीर करते हैं। मजमूई तवालत जो है वो 3 सफ़ात हो सकते हैं। 2 अशार की तशरीह कम से कम 3 सफ़ात की और ज़्यादा से ज़्यादा 6 सफ़ात हो सकती है। हर सफ़ा पर हवाला ज़रूर तहरीर करें। हवाले के अंदर आप शेर कोड कर सकते हैं, आयत, हदीस, कौल, ज़रबुल मिसल, किसी किस्म का भी हवाला आप रेलिवेंट दे सकते हैं। इर्रेलिवेंट हवाला नहीं दरकार। फ़नी महासन का ज़रूर ज़िक्र करें। फ़नी महासन क्या होते हैं? आप देखते हैं शेर के अंदर तज़मीन इस्तेमाल हुई है, जैसे पैगाम और आपकी नज़म है ख़त्ताब बा जवानाने इस्लाम फ़र्स्ट ईयर की। इन 2 नज़मों में तज़मीन इस्तेमाल हुई है, तशबीह इस्तेमाल हो जाती है, तलमी इस्तेमाल हो जाती है, इस्तारा इस्तेमाल किया है शायर ने। तो आपको चाहिए कि ये एड्रेस करें, वहाँ पे बताएं कि शायर ने इस शेर के अंदर इस्तारतन ये बात की है, तशबीह के तौर पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है या तलमी ये वाली इस्तेमाल हुई है। तो इससे मुम्तहन पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। तशरीह से पहले मफ़हूम लिखने से मुम्तहन पर अच्छा असर पड़ता है, ये भी एक बात है। अक्सर ये क्लास के अंदर तालिब इल्मों का सवाल होता है, सर मफ़हूम लिखना है नहीं लिखना? भाई मफ़हूम के अलग से कोई नंबर नहीं है, लेकिन ये मुनासिब है कि आप मफ़हूम लिखें। अगर आप मफ़हूम नहीं लिखेंगे तो इसका मुम्तहन के ऊपर बुरा असर पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि नंबर काट सकता है, नंबर तो नहीं काटेगा, लेकिन मजमूई तौर पर, गैर शऊरी तौर पर या शऊरी तौर पर उसको ये लगेगा कि ये उस लेवल का बंदा नहीं है जो तशरीह कर रहा है, जो मतलब एक बहुत ही मंजा हुआ या कोई मैच्योर बंदा तशरीह करता है। तो इसलिए मफ़हूम लिख लेने से मुम्तहन को ये अंदाज़ा हो जाता है कि शेर की तशरीह करने वाले ने फ़हम व तफ़हीम है उसको शेर की, उसने शेर को समझा है, उसके बाद लिखा है। एक ट्रिक मैंने लिखी है, ये सबसे अहम और कमाल की ट्रिक है। अगर आप इसको गौर से समझें तो अशार की जब आप तशरीह कर रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है कि अशार को तशरीह की गरज से बयान करने के लिए शेर के मुतल्लिक़ा रहते हुए गैर निसाबी मवाद भी तहरीर करें। याद रखें, जब आप किसी शेर की शरह कर रहे हैं, आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको ज़रूरी है ये भी बात एड्रेस करना कि आप उसके रेलिवेंट रहें। फ़र्ज़ करें हमने शेर लिखा कि दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने कहाँ तू है। अब ये हम्द का शेर है, अल्लाह ताला के वजूद की बात हो रही है, अल्लाह ताला की कुदरत की बात हो रही है, अल्लाह ताला के इख्तियार की बात हो रही है। अब रहें तो इसके रेलिवेंट, लेकिन आप इसको गैर निसाबी मवाद के साथ भी एड्रेस करें कि आप मुख्तलिफ़ सीरत की किताबें हैं, मुख्तलिफ़ अहादीस हैं, मुख्तलिफ़ आयात हैं, कुरान पाक है, वहाँ से हवाला दें या छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं वो बयान करें उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये एक अच्छा तरीका है अपनी तशरीह की तवालत बढ़ाने के लिए। अक्सर बच्चों को ये होता है कि एक शेर को मतलब हम सर कितना एक्सप्लेन कर सकते हैं, 1-1.5 सफ़े के बाद तो बात ही नहीं आती। भाई आप रेलिवेंट रहते हुए गैर निसाबी यानी कि किताब के अंदर या खुलासे के अंदर या जमात के अंदर जो उस्ताद ने आपको चीज़ें बताई हैं उससे हट के भी कोई चीज़ें लेके आए। और ज़्यादातर उस्ताद ग्रामी जो होते हैं क्लास के अंदर भी वो गैर निसाबी ही आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं, वो किताब से या किसी खुलासे तो एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो आप ज़रूरी है कि आप गैर निसाबी मवाद को भी एड्रेस करें। दोनों अशार की तशरीह इकट्ठी करना ज़्यादा मुनासिब है। नज़म के लिए ये बड़ी अहम बात है कि अक्सर बच्चे अलग अलग तशरीह करते हैं। नज़म की शेर की तशरीह जो है वो ज़रा समझ लें कि पेपर के अंदर 2 शेर देगा और दोनों एक ही नज़म से देगा, अलग अलग नज़म से शेर नहीं आएंगे और कंजक्ट होंगे, पहला दूसरा, दूसरा या तीसरा, तीसरा और चौथा, चौथा या पाँचवा, इस तरह से अशार देगा। दोनों अशार की तशरीह आपने इकट्ठी करनी होती है। अगर आप इकट्ठी करेंगे तो ज़्यादा मुनासिब है क्या कि पहला शेर आप लिखें, ऊपर सबसे यहाँ पे शेर लिख लिया, फिर दूसरा शेर भी लिख लिया, फिर दोनों का मफ़हूम इकट्ठा लिखें। 3 से 6 लाइनों के अंदर आप मतलब मफ़हूम लिख सकते हैं। मफ़हूम नसरी तरतीब होती है, काफ़िया रदीफ़ को ख़त्म करके आप सीधा सीधा उसको आसान ज़बान में लिख देना मफ़हूम होता है। जैसे दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है, ऐ अल्लाह कोई नहीं जानता तू कहाँ रहता है और तेरे मकाम की जो मालूमात है वो किसी को भी नहीं। ये सीधी सीधी बात थी, मफ़हूम हो गया। दूसरे शेर का फिर मफ़हूम लिख दें साथ ही इकट्ठा। आपने मफ़हूम मुकम्मल किया, उसके बाद तशरीह लिखें। तशरीह के अंदर आपको शरह लिखने से पहले शायर के तारुफ़ को भी 3 से 6 सतूर के अंदर बयान करना होता है। शायर का हल्का फुल्का तारुफ़ जो होता है वो भी अपने शेर के अंदर तशरीह करने से पहले 3-4 लाइनें जो हैं वो शायर के तारुफ़ की लिखें।
अब ज़रा देखें, तशरीह की हेडिंग दी, उसके बाद आप लिखें कि ये शेर अमीर बिनाई का है या महरुल कादरी का है या ये हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अशार हैं, वो फ़लाँ मतलब किस्म की तबीयत रखते थे, उनकी फ़लाँ फ़लाँ किताबें हैं। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चरों में हम आपके साथ वो भी जो चीज़ें हैं वो शेयर करेंगे। नोट के अंदर आते हैं, किसी भी नज़म की शरह लिखने से पहले अमूमी और खुसूसी पस मंज़र को मलहूज़े खातिर रखें। ये ज़हन में रखें कि हर नज़म का, हर गज़ल का एक अमूमी और तारीख़ी पस मंज़र भी होता है। तारीख़ी पस मंज़र ये होता है कि उसको तारीख़ के अंदर जो जायज़ा लिया गया है, उसकी उस दौर में क्या ज़रूरत पेश आई, शायर को क्यों लिखा, किसके लिए लिखा, एक तो वो पस मंज़र है उसका। एक ये है कि आम तौर पे वो किन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए लिखा गया है। फ़र्ज़ करें हमारी एक नज़म है हलाल इस्तिक़लाल, बहुत ज़्यादा क्लासेस में तो इसको पढ़ाते हुए भी इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता कि ये 1965 की जंग जो है वो उसके पस मंज़र में लिखी गई है। ये 3 किस्म की जंगें हुई, एक टैंकों की जंग थी जो सियालकोट में थी, एक तैयारों की जंग जो सरगोदा में थी, एक पैदल फ़ौज की इन्फेंट्री की जंग जो लाहौर में थी। तो इन 3 शहरों के लोगों ने बज़ाते ख़ुद इसमें पार्टिसिपेट करके अपनी मुल्क की हिफाजत की। तो उनकी जो कदर है, उनकी जो ग्रां कदर खिदमात हैं, उसके इवज़ हुकूमत पाकिस्तान ने उनको एक झंडा मतलब तोहफ़तन दिया उनकी जुरात व बहादुरी पे, तो इसलिए उसको हलाल इस्तिक़लाल कहा जाता है। तो अब इसका ये पस मंज़र अगर तशरीह के अंदर बयान किया जाएगा तो मुम्तहन अच्छे नंबर देगा और वो ये समझेगा कि आप आया कि जानते हैं कि जो चीज़ आपसे पूछी गई है वो कि क्या मतलब बैकग्राउंड रखती है, उसको मतलब किस तरह से आपने एक्सप्लेन करना है। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखा करें। और ख़ास तौर पर नज़म के अशार की मैं दोबारा बता रहा हूँ कि दोनों अशार की तशरीह इकट्ठी करें, पहला शेर लिखें, दूसरा लिखें, उसके बाद हवाला लिखें। हवाला लिखने के बाद यानी कि शायर का नाम, नज़म का उन्वान, फिर मफ़हूम लिखें, उसके बाद तशरीह लिखें। तशरीह लिखने में आप 3 से 4 लाइनें शायर के तारुफ़ की लिखें। फिर आप तशरीह कर रहे हैं तो पहले शेर की तशरीह कर ली है, फिर वहाँ पे मार्कर से हाईलाइट कर दें हल्का सा कि दूसरे शेर में शायर ये कहता है, और इसकी इकट्ठी तशरीह करेंगे तो आपको 3 से 4 सफ़ात लिखने में आसानी भी होगी। सफ़ात फिर बता रहा हूँ, ये एक सफ़ा है, ये दूसरा है, इसी तरह से दूसरी साइड पे जाएंगे तो तीसरा और चौथा, तो ये आसान होगा। उम्मीद करता हूँ आज का ये लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा और बहुत सारी चीज़ें जो आपके माइंड में कन्फ्यूजन पैदा करती थी वो भी चली गई होंगी, और इंशाअल्लाह आप नेक्स्ट जब भी नज़म की तशरीह करेंगे इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखेंगे। ये मुझे कुछ लोग बता रहे थे कि सर ये क्या लिखा हुआ है, ये गौहर उर्दू लिखा हुआ है, यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, शेयर लिखा हुआ है, लाइक लिखा हुआ है। इसको पढ़ लेते हैं और इस पे अमल भी करते हैं। ये चीज़ें अमल करने वाली होती हैं, ये मैंने वैसे नहीं लिखा हुआ, ये खेलने कूदने के लिए नहीं है, इसको भी ज़रा तवज्जो देना। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।